बैकग्राउंड की कहानी क्या थी? बैकग्राउंड की कहानी ये थी कि अली वर्दी खान स्ट्रिक्टली पेश आ रहा था अंग्रेज़ों के सामने, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपनी मनमानी की और बिना परमिशन के फ्रांसीसियों के डर से, वो भी एक अफवाह थी, उसके डर से बिना परमिशन के किलेबंदी शुरू कर दी फोर्ट विलियम की। अली वर्दी खान कुछ कर पाता उससे पहले उसकी डेथ हो गई। ठीक। इसकी डेथ के बाद जो अगला उत्तराधिकारी था, जो बंगाल का नवाब बना, उसका नाम था सिराजुद्दौला। और ये 1756 से लेके 57 तक बंगाल का नवाब रहता है। ये अली वर्दी खान का नाती था, जैसे सरफराज खान नाती था ना, याद है, मुर्शिद कुली खान का। बिल्कुल वही हाल इसकी भी थी, सेम पर्सनैलिटी भी थी, बिल्कुल वैसे ही वो भी महान था, थोड़ा सा चाइया किस्म का। वैसे ही सिराजुद्दौला भी था, सन की टाइप पे जो है, गुस्से में हमेशा रहता था, मतलब हमेशा का मतलब कुछ भी गलत चीज़ देखता था एकदम पागल हो जाता था, शॉर्ट टेम्पर्ड था। सरफराज खान भी तो शॉर्ट टेम्पर्ड तो नहीं, बल्कि इतना चाहिए था। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, नवाब के नाते हो क्या, ऐसे सुना है आपने? कोई लड़का बहुत बिगड़ा हो, बिगड़ैल हो, सर पे चढ़ा हो, तो वो नवाब का नाती। हाँ, तो वो नवाब का नाती सरफराज खान था। ठीक है, तो वहीं से ये फेमस हुआ था। तो बहरहाल सिराजुद्दौला भी वही वाली पर्सनैलिटी का था, नवाब का नाती। तो नाती के नाते ये जो है बहुत ज़्यादा उछलता था। बहरहाल अली वर्दी खान ने इसको अपना उत्तराधिकारी बनाया, और अली वर्दी खान की डेथ के बाद ये बंगाल का नवाब बना। जिस वक्त ये नवाब बना उस वक्त उसकी उम्र 21 साल थी, और 21 साल का बंदा, इंसान, वैसे ही गर्म खून होता है, जोश होता है, हर चीज़ फटाफट सही करने की बात होती है। ठीक है ना? कहते हैं कि जो हमको चाहिए फट से मिल जाए, जिसकी इच्छा करें वो हाजिर हो जाए, जो चाहे मतलब पल भर में तैयार हो जाए, बदलाव आ जाए, सब कुछ सही हो जाए, दुनिया जो है एकदम सुधर जाए। ऐसा होता नहीं। उम्र का तकाजा है, जोश जोश में इंसान ऐसी चीज़ें करता है। सिराजुद्दौला की भी यही हाल थी, उम्र कम थी, जोश बहुत ज़्यादा था, शॉर्ट टेम्पर्ड था, तो झटपट वाली चीज़ें ये भी एक्सपेक्ट करता था। कई बार तो अली वर्दी खान भी इससे थक जाता था, इसकी हरकतों से, इसकी बातों से, बट फिर भी था प्यारा उसका। तो इस तरीके से ये बन जाता है नवाब। सिराजुद्दौला का फ्रांसीसियों के साथ अच्छा रिश्ता था, लेकिन अंग्रेज़ों के साथ अच्छा रिश्ता नहीं था। यही कारण है कि इसकी वजह से आगे चल के ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उन्हीं प्रॉब्लम्स की लिस्ट में एक और प्रॉब्लम ये भी आती है कि जैसे ही ये गद्दी पे बैठा, इसको चैलेंज करने के लिए एक लंबी सी लाइन लगी हुई थी। ठीक है, कौन सी लंबी सी लाइन लगी थी? एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, गसेटी बेगम। जल्दी जल्दी में इस नाम को जनरली प्रोनाउंस करते हैं लोग, घसीटी बेगम। ठीक है, ये आपके अली वर्दी भैया की क्या थी? डॉटर। और एक इंसान था जिसका नाम था शौकत जंग, और ये भी अली वर्दी खान का नाती था, ग्रैंडसन था। ये दोनों चैलेंज कर रहे थे सिराजुद्दौला को। घसीटी बेगम क्यों चैलेंज कर रही थी? क्योंकि बेटी थी, तो जाहिर सी बात है बेटी चाह रही थी कि वो, मेरे बहन के बेटे को क्यों नवाब बनाना है, नवाब तो हमको बनना चाहिए, हम बेटी हैं, मेरा हक है इस पे, तो इसलिए ये चैलेंज कर रही थी। शौकत जंग थोड़ा सा वो, हाँ हाँ, सिराजुद्दौला की खाला। तो इस वजह से शौकत जंग भी जो है, उसको तो एक मर्द है ना, तो मर्द वाला तो वो भी रहता है कि हम नवाब हैं, ये हैं वो हैं, और ये भी नाते ही था, तो हम भी नाते हैं, तो हम भी क्यों नहीं बन सकते। तो दोनों बहरहाल सिराजुद्दौला को चैलेंज कर रहे थे कि गद्दी पे अधिकार हमारा है। इसमें अंग्रेज़ों का फ़ायदा ये भी था कि इन्हीं दोनों में से कोई बन जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि सिराजुद्दौला का रिश्ता अंग्रेज़ों से अच्छा नहीं था, और अंग्रेज़ों को ये उम्मीद भी नहीं थी कि सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठेगा। अंग्रेज़ों को उम्मीद थी कि घसीटी बेगम का जो शौहर है, जिसका नाम था नवाज़िश खान, अंग्रेज़ सोचते थे कि ये बनेगा नवाब, लेकिन सारी चीज़ें उल्टी हुई। सिराजुद्दौला प्रिय रहा वो
अगला नवाब बन गया। तो पहली जो सिचुएशन, जो डिफिकल्ट सिचुएशन सिराजुद्दौला के सामने पेश आई, वो इन्हीं दोनों की थी, घसीटी बेगम और शौकत जंग की। लेकिन ये नवाब बन नहीं सकते थे। घसीटी बेगम तो यहाँ तक वो पहुंच गई ढाका, और ढाका में जाके अपने आप को वहाँ का गवर्नर घोषित कर दिया खुद ही से, ठीक है। और शौकत जंग तो खुद ही एक अच्छी खासी पोस्ट पे था। बिहार में एक जगह है, जगह का नाम है पूर्णिया, सुने आप लोग? तो पूर्णिया का ये फौजदार था। फौजदार को आज के ज़माने में हम लोग कह सकते हैं एसपी, ठीक है। तो ये भी ठीक ठाक पोस्ट पे था, लेकिन लड़ने के लिए तैयार थे। तो ये तो हो गए उन्हीं के फैमिली के दो लोग। इन दोनों के अलावा भी एक लंबी सी लिस्ट थी जो सिराजुद्दौला के खिलाफ एकदम तलवार निकालने के लिए रेडी खड़े थे। उसमें एक पहला नाम आपका आ जाएगा मीर जाफर। मीर जाफर जो है चाहता था कि शौकत जंग किसी तरीके से नवाब बन जाए, ताकि इसके अंदर भी पावर आ जाए, ताकि बाद में शौकत जंग के बाद ये खुद नवाब बन सके। और इस वक्त मौजूदा वक्त में ये कमांडर इन चीफ था, सेना का मुखिया था। सेकंड नंबर पे दुश्मनों की लिस्ट में आते हैं राय दुर्लभ। ये बंगाल का दीवान था। तीसरे नंबर पे आपके आएंगे लुत्फियार खान। ये आपका मिलिट्री ऑफिशियल था, सेना का एल है ये, ठीक है, सेना का अधिकारी था। एक नाम आता है आपका कृष्ण वल्लभ। ये एक ऑफिशियल था और बहुत ही ज़्यादा जो है करप्ट था, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया हुआ था, तो सिराजुद्दौला इसके पीछे पड़ा था। तो ये कृष्ण वल्लभ जाके अंग्रेज़ों के शरण में बैठा हुआ था। तो सिराजुद्दौला का इस पे भी गुस्सा था कि तुमने जो है उसको क्यों बैठा कर रखा, उसने तो भ्रष्टाचार किया, सजा का हकदार है, तुम लोग क्यों उसको शरण दे रहे हो। तो ये भी एक दुश्मन की लिस्ट में था। एक आपके आ गए वो बैंकर लोग, जगत सेठ, नाम तो याद ही होगा। ये भी थे जगत सेठ में इस वक्त जो चला रहे थे, आपके मानिक चंद और ओमी चंद एकदम मेन लीड कर रहे थे इस टाइम पीरियड पे। और एक आखिरी में जो नाम आता है वो है राजा राम नारायण, ठीक है। इतनी लंबी लिस्ट है ना। पीछे आपके नवाजिश खान, घसीटी बेगम, शौकत जंग, फिर ये मीर जाफर, राय दुर्लभ, लुत्फियार खान, कृष्ण वल्लभ, जगत सेठ, मानिक चंद, ओमी चंद, राजा राम नारायण। ये पूरी लिस्ट जो है, जी, लुत्फियार खान के बाद लिखे हैं कृष्ण वल्लभ। अच्छा, वो क्या है, वो मिलिट्री ऑफिशियल था, वो सेना का अधिकारी था एक। मीर जाफर कमांडर इन चीफ। तो ये इतनी लंबी लिस्ट किसके लिए है? ये सारे लोग इस ताक में बैठे हैं कि किस तरीके से सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाया जाए और शौकत जंग या मीर जाफर को गद्दी पे बिठाया जाए। इसमें ज़्यादातर तो ऐसे थे जो मीर जाफर को बिठाना चाहते थे, वहीं घसीटी बेगम वगैरह जो थी ना, वो चाहती थी शौकत जंग किसी तरीके से बैठ जाए। बट ओवरऑल इन कंक्लूजन क्या कह सकते हैं हम लोग कि ये सारे के सारे सिराजुद्दौला के दुश्मन थे और एकदम वेट कर रहे थे कि कब मौका मिले और हम लोग उसका सफाया कर दें। तो ठीक है, दुश्मन तो लगे रहते हैं, लेकिन सिराजुद्दौला तो काम करता रहेगा। और हम एक चीज़ ये भी बताए थे कल कि ठीक है, सनकी था, गुस्से का तेज था, और आज बताया कि हाँ गर्म खून था, जोश था, ये वो। लेकिन ऐसा नहीं था कि भ्रष्ट था या उसको समझ नहीं थी बाकी चीज़ों की समझ थी कि कहाँ कैसे बिहेव करना है, बस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता था। तो नवाब बनते ही इसने अपने नाना का काम पूरा करने की कोशिश की। नाना का काम क्या था? अली वर्दी खान ने बोला था कि फोर्टिफिकेशन या किलेबंदी नहीं होगी। सिराजुद्दौला नवाब बनते ही पहला ऑर्डर उसने अंग्रेज़ों को दिया कि फटाफट जो है, जो फोर्टिफिकेशन कर रहे हो उसको अभी के अभी बंद करो। काम कितना भी हुआ हो, नहीं हुआ हो, जो कुछ भी है, अभी के अभी उसका फोर्टिफिकेशन, फोर्ट विलियम का या किलेबंदी हिंदी में कहें तो, बंद हो जानी चाहिए। दूसरी चीज़ उसने क्या बोली कि दस्तक जो अभी भी तुम लोग मिसयूज़ कर रहे हो, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो,
वो दस्तक भी अब बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंपनी क्या कर रही थी, दस्तक अब जो है भारतीय व्यापारियों को भी बेच रही थी अपनी तरफ से। अब वो भारतीय व्यापारी भी कहीं जा रहे हैं तो वो भी दस्तक दिखा दे रहे हैं कि हमारे पास तो दस्तक है, वो भी टैक्स से बच रहे हैं। तो पूरा बंगाल का जो रेवेन्यू था वो एकदम बर्बाद हो रहा था, चरमरा रहा था। ठीक है, तो ये दो चीजें सिराजुद्दौला ने नवाब बनते ही बहुत ही स्ट्रिक्टली बोल दी। लेकिन अंग्रेज एक नंबर के ढीठ, अंग्रेजों ने उनकी एक ना सुनी। कंपनी किसी बात पे अग्री हो ही नहीं रही थी। इसी के चलते मई का महीना था, साल आपका था 1756। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों की फैक्ट्री पे हमला किया और उनको कैप्चर कर लिया। कहाँ पे हमला किया था? जो फैक्ट्रीज थी वो थी आपकी कासिम बाजार की। लेकिन इसके बाद भी अंग्रेज़ों की ढिठाई जो थी वो बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इस बात पे सिराजुद्दौला एकदम, उसका जो सब्र का बांध था वो टूट गया और उसने फाइनल अटैक करने का फैसला किया। और महीना था आपका जून, साल आपका था वही 1756। और सिराजुद्दौला ने अटैक कर दिया डायरेक्ट आपके फोर्ट विलियम पे, यानी कि आपके कलकत्ता पे। सिराजुद्दौला जो है 70,000 की आर्मी लेके पहुंचा, कोई मामूली आर्मी नहीं थी। उस वक्त अंग्रेजों के पास फोर्ट विलियम में महज 3,000 आर्मी मौजूद थी। उस आर्मी में भी भाड़े के जो आर्मी थी ना, लोकल जो जैसे दिहाड़ी पे आर्मी आती थी, वो आर्मी ज्यादा थी तो कितनी आर्मी भाग खड़ी हुई। थोड़ी सी आर्मी अंग्रेजों के पास बची और सिराजुद्दौला की 70,000 आर्मी ने पूरे फोर्ट विलियम को घेर लिया। पीछे का एक रास्ता बच गया था तो अंग्रेजों ने वहां से भागने का फैसला किया। अंग्रेज एकदम हारने की कगार पे थे। उसी बीच अंग्रेजों ने फैसला किया कि अपनी विमेंस को, महिलाओं को, बच्चों को और वो लोग जो लड़ने वाले नहीं हैं उन सब को लेके हम लोग यहाँ से भागे। और इसी के चलते अंग्रेज जो है फोर्ट विलियम के पीछे के दरवाजे से निकले बड़ी संख्या में। और हुगली नदी में एक आइलैंड है, एक द्वीप है जिसका नाम है फुल्टा। तो अंग्रेज सारे जाके उस फुल्टा द्वीप पे बस गए कुछ वक्त के लिए, जब तक युद्ध हो, अटैक हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, जब वो अंग्रेज उस फुल्टा द्वीप पे पहुंचे तो वहां पे मलेरिया फैला हुआ था। और उस मलेरिया की वजह से बहुत सारे अंग्रेज वहां पे भी मारे गए। तो अंग्रेजों का बुरा वक्त चल रहा था। बहरहाल, इस तरीके से सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को पूरी तरीके से घेरा, फोर्ट विलियम का पूरा जो है कब्जा किया। और फिर फोर्ट विलियम के ठीक बीचों बीच सिराजुद्दौला ने अपना दरबार लगाया। और दरबार लगाया और फिर उसने वहाँ के रहने वालों से पूछा, अंग्रेज़ों से पूछा कि जब तुम लोग किसी को कैद करते थे तो तुम कहाँ पे उन लोगों को बंद करते थे? कोई जेल वेल है इस किले में? तो वहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी या कोई भी अंग्रेज बंदा था, उसने बताया कि हाँ, यहाँ पे एक कोठरी है, एक काल कोठरी है। तो सिराज, कितना पीछे से हैं? फिर से बोली, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, रमीशा भी अभी ज्वाइन किया ना, ध्यान से तब सुनिए फिर से। पूरा शुरू नहीं करेंगे, बस इतना कि अली वर्दी खान ने जो है, ठीक, जितने लोग नहीं सुने थे, जो लेट आए हैं, ध्यान से सुने। अली वर्दी खान की अधूरी ख्वाहिश को सिराजुद्दौला ने पूरा करने का फैसला किया और सिराजुद्दौला ने बोला कि फोर्टिफिकेशन जो फोर्ट विलियम का तुम लोग कर रहे हो, यानी कि फोर्ट विलियम की जो किलेबंदी तुम लोग कर रहे हो, उसको अभी के अभी बंद करो। अंग्रेजों ने नहीं सुनी, बोले कि हम लोग बंद नहीं करेंगे। इसके चलते सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में कासिम बाजार की फैक्ट्रियों पे, अंग्रेज की जो फैक्ट्रियां थी वहां पे हमला किया और उन फैक्ट्रियों को अपने कब्जे में कर लिया। इसके बावजूद अंग्रेज जो है टस से मस नहीं होते हैं, वो किलेबंदी को जारी रखते हैं। इस पे फोर्ट जो है, सिराजुद्दौला का गुस्सा जो है और ज़्यादा बढ़ा, उसका सब्र का बांध टूटा। और फाइनली जून में, 16 जून था 1756 में, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पे हमला करने का फैसला किया। और वो फोर्ट विलियम पे 70,000 की सेना के साथ हमला करता है। अंग्रेज अपने आप को वहां नहीं बचा पाते हैं क्योंकि अंग्रेजों के पास महज 3,000 की सेना थी। उन 3,000 की सेना में से ज़्यादातर जो सैनिक थे वो दिहाड़ी वाले थे, मजदूर थे। तो अंग्रेज यहाँ पे जीत ही नहीं सकते थे, कहाँ 70,000, कहाँ 3,000।
तो अंग्रेज फोर्ट विलियम के पीछे के रास्ते से निकल भागते हैं, बहुत सारे, बहुत तो कब्जे में आ जाते हैं सिराजुद्दौला के, लेकिन बहुत सारे निकल के भागते हैं पीछे से। और हुगली नदी पे एक द्वीप था, आइलैंड था, जिसका नाम था फुल्टा। तो यहीं पे बहुत सारे अंग्रेज, उनकी महिलाएं, उनके बच्चे और अधिकारी वगैरह जो थे, आम लोग थे, वो सारे लोग यहीं पे जाके रुकते हैं कि किसी तरीके से अपनी जान बचाएं। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी वहां पे जान नहीं बचती, बहुत से लोग मारे जाते हैं, क्योंकि उस द्वीप पे मलेरिया फैला हुआ था। तो मलेरिया से कई सारे लोग मारे गए। आज की तरह वैक्सीन और टेबलेट्स नहीं थे कि खा के सही हो जाएंगे 4 दिन में। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग मारे गए। तो उनको तो सिराजुद्दौला ने छोड़ दिया, पीछा नहीं किया, लेकिन फोर्ट विलियम में जितने लोग मौजूद थे उन सबको कैद कर लिया गया। कैद करने के बाद सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम के बीचों बीच अपना दरबार लगाया और वहां पे मौजूद अंग्रेजों से पूछा कि तुम लोग किसी को कैद करते थे तो कहाँ रखते थे, क्योंकि फोर्ट विलियम तो अंग्रेजों का था, सिराजुद्दौला को उसका नक्शा वगैरह कुछ पता नहीं था। तो सिराजुद्दौला ने उन्हीं से पूछा कि आप लोग बता दीजिए कहाँ रखते थे, ताकि हम लोग आप लोग को भी वहीं पे रखें। तो वहां पे एक अंग्रेज ने बताया कि यहाँ पे एक काल कोठरी है, उस काल कोठरी में हम सारे कैदियों को रखते थे। ठीक है। अब इस घटना में क्या हुआ कि सिराजुद्दौला ने काल कोठरी जो थी उसको देखा नहीं, और बोला कि इन सारे अंग्रेजों को काल कोठरी में कैद कर दिया जाए। तो जेड हॉलवेल एक अंग्रेजी था, एक अंग्रेज था, अंग्रेजी अधिकारी था। उसने अपनी किताब में लिखा कि सिराजुद्दौला ने सारे अंग्रेजों को उस काल कोठरी में बंद करने का हुक्म दिया, जिस काल कोठरी का साइज 18 गुणे 14 फीट था। ठीक है। और इस 18 गुणे 14 फीट की काल कोठरी में सिराजुद्दौला ने 146 लोगों को कैद करने का हुक्म दिया, और 146 लोगों को जबरदस्ती उस कोठरी में ठूसा गया। और लोग एक के ऊपर एक उसमें चढ़े हुए थे, इतनी छोटी कोठरी थी। इतनी छोटी कोठरी का मतलब आप समझ रहे हैं? 18 गुणे 14, अंदाज लगाइएगा, आपकी जो स्केल होती है छोटी वाली 6 इंच की होती है ना, तो 18 दूना उसको 36 कर दीजिए, स्केल का 36 जो है मल्टीप्लाई करिएगा, अंदाजा आपको होगा। तो बहुत छोटी सी जगह थी। तो जेड हॉलवेल लिखते हैं कि इतनी छोटी कोठरी में सिराजुद्दौला ने निर्दयता के साथ 146 लोगों को उसमें ठूसा जबरदस्ती, और सब एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे। जून का महीना था, गर्मी से सब बेहाल थे, पानी के लिए लोग तड़प रहे थे। खिड़की से कोई पानी देता पिलाने के लिए तो लोग इतना प्यास से तड़प रहे थे कि वो पानी भी कोई पी नहीं पाता। और शायद कुछ इतने भूखे थे कि वो एक के ऊपर एक चढ़ के वो पानी लपकने की कोशिश करते थे। तो इस गर्मी, उस कम जगह में, उस ठुसी हुई जगह में जेड हॉलवेल के अकॉर्डिंग 23 लोग मारे गए जब कोठरी खोली गई तो। ठीक है। ये कहानी इसने लिखी, जेड हॉलवेल ने, और इस घटना को बोला जाता है इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजिडी। ठीक है। काल कोठरी की घटना। अब आप लोगों को क्या लग रहा है, बड़ा बुरा काम किया सिराजुद्दौला ने ना? हाँ, मनगढ़ंत कहानी थी, वही हम बोलने वाले हैं, इसलिए तो पूछ रहे हैं कि आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या है, ये बड़ी बुरी बात है। तो बुरी बात तो है, ठीक है। लेकिन जेड हॉलवेल जो था ना, जिसने ये कहानी लिखी, वो खुद उन कैदियों में मौजूद था। ठीक है। तो इसने बोला कि 146 लोगों को ठूसा जबरदस्ती। आप कभी अपने घर में प्रैक्टिकल करिएगा, 18 गुणे 14 का एक कोई एरिया लीजिएगा आप, और उसमें इमेजिन करिएगा कि कैसे 146 लोग उसमें आएंगे। 100 लोग भी नहीं आएंगे, अगर एक के ऊपर एक ठूस देंगे तो भी नहीं आएंगे। इस चीज को लेके कई सारे भारतीय अधिकारियों ने प्रैक्टिकल किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, नकली जो है ऐसे एरियाज बनाए 18 गुणे 14 के, और उसमें जबरदस्ती लोगों को ठूसा, इतना जितना ठूस सकते थे उतना ठूस ठूस के देखा। फिर भी उन ठूसे हुए लोगों की संख्या जो है 146 के करीब भी नहीं पहुंच रही थी। ठीक है। तो यहाँ पे जेड हॉलवेल ने जानबूझ के ये आंकड़ा जो है बढ़ाया, जानबूझ के मरने वालों की संख्या डाली, ताकि भारत में लोगों के खिलाफ नफरत फैलाई जा सके, और यही हुआ भी। पूरे ब्रिटेन में ये सिलेबस जो है इन लोगों ने इतिहास के तौर पे ऐड कर दिया। वहाँ ब्रिटेन में इस घटना को पूरे, यहाँ तक कहा जाता है इतिहास में कि पूरे ब्रिटेन में जो ब्रिटेन के स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले हैं, उन लोगों को बाकी कुछ पता हो या ना हो, लेकिन ये काल कोठरी की घटना के बारे में ज़रूर पता होता था। ठीक है ना?
तो जानबूझ के भारतीयों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए जेड ऑर्वेल ने ये कहानी गढ़ी। हाँ, ये सच है कि सिराजुद्दौला ने उन लोगों को कैद करने का हुक्म दिया, क्योंकि कैदी हैं तो कैद खाने में डालना पड़ेगा। तो इतना तो सिराजुद्दौला ने किया था। बहरहाल, तो कैद करने के बाद सिराजुद्दौला ने उधर वापस नहीं देखा और वो अपने काम में वापस लग गया। वो मुर्शिदाबाद वापस लौटा कलकत्ता से। ठीक है। लेकिन उसने एक खास काम यहाँ पे किया था, उसने कलकत्ता का नाम बदल के रख दिया था अलीनगर। ठीक है। और इस पूरे अलीनगर का एडमिनिस्ट्रेशन या फिर वहाँ का लोकल शासक कह लीजिए, उसने बना दिया आपके मानिक चंद को। ठीक है। इस तरीके से ये मामला यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब सिराजुद्दौला ने लौटने का फैसला किया, कलकत्ता में ही तो अब रहेगा नहीं फोर्ट विलियम में, जाहिर सी बात है वो अपनी राजधानी लौटेगा ना, मुर्शिदाबाद। जाहिर सी बात है, नवाब है। तो लौटने से पहले उसने कलकत्ता का नाम बदल दिया और कलकत्ता का नाम बदल के उसने अली नगर रख दिया। और अली नगर की देखभाल करने के लिए, वहां शासन करने के लिए उसने मानिक चंद को नियुक्त कर दिया कि अब तुम यहाँ का प्रशासन देखो और हम जा रहे हैं अब राजधानी। ठीक है। सबका क्लियर है? हम्म। ठीक। अब हुआ यहाँ पे क्या? इस घटना के बारे में जेड हॉलवेल ने बढ़ा चढ़ा के बोला, पूरे पूरे ब्रिटेन में जो है खबर फैली, पूरे भारत में जो भी प्रेसिडेंसीज थी वहाँ खबर फैली। तुरंत वहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नेवी भेजी, नौसेना भेजी। उस नौसेना का नेतृत्व जो कर रहा था उसका नाम था वॉटसन। ठीक है। तो ये वहां से नौसेना लेके निकला। दूसरी फोर्स पहुंचती है तुरंत रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में। रॉबर्ट क्लाइव नाम याद होगा आप लोग को, कार्नाटिक के दौरान आप लोगों ने सुना है। तो दोनों ये सेना अलग अलग आती है, ऐसा नहीं, दोनों साथ ही में निकलते हैं। रॉबर्ट क्लाइव अलग से निकलता है और वॉटसन जो है अलग से नौसेना लेके निकलता है। लेकिन दोनों को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि भारत में आके लड़ना नहीं है। ठीक है। ब्रिटेन से ये हुक्म दिया गया कि अगर नवाब मान जाए, यानी कि सिराजुद्दौला मान जाए, और जो फोर्ट विलियम का उसने नुकसान किया, जो जान माल की हानि हुई, अगर वो उसका हर्जाना देने को तैयार हो जाए, कासिमा बाजार में जो फैक्ट्री उसने कब्जा की, अगर वो फैक्ट्री वापस करने को तैयार हो जाए, तो आप लोग युद्ध मत करिएगा, मामला जो है संधि वगैरह करके सुलझा लीजिएगा। ये ऑर्डर कहाँ से आया आपका? ब्रिटेन से। लेकिन मद्रास में जो लोग बैठे हुए थे, अंग्रेज बैठे हुए थे, वो नहीं चाहते थे ये चीज़। उनका सोच अलग थी और क्लाइव की सोच अलग, अच्छा नहीं, क्लाइव की चाहता था कि नहीं हम लोग युद्ध करें, और मद्रास वाले चाहते थे कि नहीं युद्ध ना करें, बल्कि ऐसे ही समझौता होके कहानी खत्म हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्लाइव क्यों चाहता था युद्ध हो और मद्रास वाले क्यों चाहते थे कि युद्ध ना हो? तो इसका सीधा सीधा रीज़न है, क्लाइव एक नंबर का मक्कार, अड़ियल, लड़ाका आदमी था। पहले भी ये बात बता चुके हैं। वो, उसका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, ईगो हर्ट होगा तो वो छोड़ेगा नहीं। वही चीज़ क्लाइव की थी, तो वो चाहता था युद्ध हो जाए और सिराजुद्दौला का काम तमाम कर दें। वहीं मद्रास में जो लोग बैठे हुए थे वो चाहते थे कि हम लोग कमाने आए तो कम से कम कमाई पे भी फोकस करें अपना। लगातार युद्ध लड़े जा रहे हैं, इधर युद्ध हो रहा है, अभी कर्नाटिक हुआ था, फर्स्ट सेकंड शुरू हो गया था, तो इतना युद्ध हो रहा है, उसमें इतना पैसा जा रहा है, हम लोग जितना कमा नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा तो खर्चा कर रहे हैं युद्ध में ही। तो युद्ध वगैरह ना हो, समझौते से बात निपट जाए तो ठीक है। तो ये दोनों लोग के अलग अलग ओपिनियन थे। बट बहरहाल अभी कुछ फैसला होता नहीं है। इसी बीच खबर आती है कि घसीटी बेगम ने मुर्शिदाबाद पे हमला कर दिया। ठीक है। अब घसीटी बेगम ने मुर्शिदाबाद पे हमला क्यों किया? वही जो शुरू में बताया कि नवाब वाली लालच इनके अंदर भी थी। सिराजुद्दौला को जब पता चला तो वो तुरंत जो है वहां पे पहुंचा घसीटी बेगम के पास और दोनों के बीच में लड़ाई हुई। उसने घसीटी बेगम को हराया और फिर ये भाग गई वापस ढाका। ठीक इसी तरीके से उसी टाइम पीरियड में शौकत जंग ने भी हमला किया।
हमला भी मतलब किया नहीं था, बल्कि हमले की तैयारी कर रहा था। बढ़िया से पूरा मुर्शिदाबाद वो सोच रहा था कि हमला करें और सिराजुद्दौला को हरा के फिर से नवाब, फिर से नहीं मतलब नवाब हम बने। अब सवाल ये उठता है कि शौकत जंग के पास इतनी पावर कैसे आएगी। पावर इसके पास आई आलमगीर टू की वजह से। मुगल बादशाह आप लोग को याद होगा आलमगीर टू। आलमगीर टू करप्ट आदमी बताए थे, आखिर के मुगल कैसे थे। शौकत जंग एक नंबर का करप्ट आदमी। शौकत जंग ने आलमगीर टू को पैसे खिलाए कि हम तुमको, अब जो भी पैसा उसने दिया हो, पैसा देके आलमगीर टू से ये समझौता करवाया कि हम सिराजुद्दौला से लड़ाई करेंगे, लड़ने के बाद तुम हमको वहां का नवाब बना दो, क्योंकि बंगाल के नवाबों ने अभी भी मुगलों की सर्वोच्चता को स्वीकार किया हुआ था। तो आलमगीर टू जो है, लालची इंसान जो है, इस बात पे रेडी हो गया और इस तरीके से वो युद्ध की तैयारी करने लगा। जब सिराजुद्दौला को इस बारे में पता चला तो सिराजुद्दौला भी युद्ध की तैयारी करने लगा। लेकिन युद्ध के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। सिराजुद्दौला के पास इस वक्त पैसे की कमी थी, क्योंकि करप्शन और दस्तक की वजह से जो गड़बड़ी हो रही थी, बंगाल का रेवेन्यू बड़ा खराब हो गया था, राजस्व कम हो गया था। तो सिराजुद्दौला पहुंचा कहाँ पे? जगत सेठ के पास, क्योंकि वो तो एक तरीके से लोकल बैंक था। तो जगत सेठ के पास जाके सिराजुद्दौला ने बोला कि हमको युद्ध लड़ना है, हमको 3 करोड़ रुपए की जरूरत है। जगत सेठ ने, इस बैंक ने जो है पैसा देने से इनकार कर दिया। फिर भी सिराजुद्दौला ने युद्ध लड़ने की ठानी और इस तरीके से शौकत जंग और सिराजुद्दौला के बीच में एक युद्ध होता है 1756 में ही, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ मनिहारी, मनिहारी का युद्ध। और ये मनिहारी कहाँ पे? पूर्णिया, पूर्णिया यानी कि बिहार। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को न केवल हराया बल्कि वो मारा भी जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक। दूसरी तरफ वो जो अंग्रेजों की दो फोर्स आई थी, वो अब अपनी तैयारी कर रहे थे लगातार। और महीना था आपका जनवरी, साल था आपका 1757। वो अंग्रेजी फोर्स पहुंची आपकी बंगाल, मद्रास से पहुंचती है बंगाल। और बंगाल में एक बंदरगाह है जिसका नाम है बजबज। बजबज बंदरगाह पहुंचते हैं। और यहाँ से अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाइए। सिराजुद्दौला जब कलकत्ता से निकला, यानी कि अलीनगर से निकला, तो अलीनगर का देख रेख करने के लिए उसने किसको नियुक्त किया था? भूल गए इतना जल्दी? हाँ, मानिक चंद को। तो जैसे ये बजबज बंदरगाह अंग्रेज आए, वो तुरंत फोर्ट विलियम की तरफ पहुंचे, क्योंकि मानिक चंद फोर्ट विलियम से बैठ के पूरे अलीनगर, पूरे कलकत्ता का पे शासन कर रहा था। तो तुरंत फोर्स फोर्ट विलियम पहुंची। फोर्ट विलियम जाने के बाद मानिक चंद से लड़ाई करती है और मानिक चंद भी कमजोर, लाचार, वो भी युद्ध पूरी तरीके से कॉन्क्लूड नहीं करता है और हारने की नौबत आने से पहले पहले ही बंगाल छोड़ के जो है फोर्ट विलियम छोड़ के भाग जाता है। इस तरीके से अंग्रेजों का जो फोर्ट विलियम खो गया था, वो फोर्ट विलियम उनके हाथ में वापस आ गया। अब फोर्ट विलियम जैसे ही वापस आया, सिराजुद्दौला को भी थोड़ा सा डर लगने लगा कि एक तो दो दो फोर्स आई, एक नेवी भी आई है और क्लाइव भी लेके फोर्स आया है, मानिक चंद भी जो है किला छोड़ के भाग गया है। सिराजुद्दौला को लगा कि एक तो हमारे पास राजस्व की भी कमी है, लोन मांगे 3 करोड़ वो भी नहीं मिला, इतनी पावर है नहीं कि हम युद्ध लड़ें। एक तरीके से अच्छा फैसला था सिराजुद्दौला का, डिप्लोमेटिकली वो सोच रहा था। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे ताव में फिर से फैसला कर ले अटैक करने का, रोका उसने खुद को और सोचा कि किसी तरीके से अंग्रेजों से बातचीत करके हम मामला सुलझाएं, युद्ध को किसी तरीके से टाल दिया जाए। डरे हुए सिराजुद्दौला ने रॉबर्ट क्लाइव को एक मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे। इसमें सिराजुद्दौला ने बोला कि देखो, लड़ाई वड़ाई में कुछ रखा नहीं है, मिल के बैठ के बातें करते हैं, जाम लड़ाते हैं और फैसला करते हैं। इसलिए सिराजुद्दौला ने ओमी चंद के फार्म हाउस पे मीटिंग रखी आधी रात को।
और रॉबर्ट क्लाइव को इनवाइट किया कि आप आइए। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव रेडी नहीं था, बल्कि रॉबर्ट क्लाइव ने उल्टा अटैक करने का फैसला किया। और दिन था आपका 5 फरवरी, साल था आपका 57। रॉबर्ट क्लाइव सेना के साथ आधी रात को मार्च करता है, सेना लेके निकलता है ओमीचंद के फार्म हाउस की तरफ। जैसे ही सिराजुद्दौला को ये बात पता चलती है कि रॉबर्ट क्लाइव समझौता करने नहीं बल्कि हमला करने आ रहा है, तो नवाब भी जो है अपनी फौज लेके तैयार हो गया। भागने की कोशिश नहीं की उसने, हमले के लिए बल्कि रेडी हुआ। और जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव की सेना आई, सिराजुद्दौला की सेना ने अंग्रेजों पे हमला कर दिया। लेकिन उस हमले के बाद भी उसने पूरी लड़ाई नहीं लड़ी। सिराजुद्दौला ने फिर से एक मौका दिया रॉबर्ट क्लाइव को कि देखो, युद्ध वगैरह हम नहीं करना चाहते, करने को तो हम कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं करना है, इसलिए अभी भी वक्त है, मिल बैठ के बात करते हैं, एक समझौता करते हैं, युद्ध को टाल देते हैं। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने फिर से नहीं सुनी। रॉबर्ट क्लाइव बोला कि नहीं, समझौते का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। और फाइनली फिर दोनों के बीच में लड़ाई होती है। और उस लड़ाई के बाद फाइनली एक समझौता होता है, क्योंकि लड़ाई में रॉबर्ट जो है सिराजुद्दौला हार जाता है। बहुत बुरी तरीके से हार नहीं होती, नॉर्मल सा छुटपुट सी लड़ाई थी। उस लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला की हार हुई, तो इसका मतलब संधि जो होगी, समझौता जो होगा, उसमें ज़्यादा नुकसान किसको होने वाला है? सिराजुद्दौला को। ये जो संधि हुई इसको बोला जाता है अलीनगर की संधि या ट्रीटी ऑफ अलीनगर। अब कोई पूछेगा ये संधि कहाँ पे हुई थी, तो ये संधि हुई आपके कलकत्ता में, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कलकत्ता का नाम अलीनगर था ना, तो इसलिए इस संधि को भी अलीनगर के नाम से जाना जाता है। ये संधि आपकी साइन हुई थी, अगर टू बी प्रिसाइज अगर आपको याद करना हो, तो 9 तारीख थी, फरवरी का महीना, साल था आपका 1757। क्या क्या फैसला हुआ इसमें? पहली चीज, सिराजुद्दौला ने को ये मानना पड़ा इसमें कि आप लोग फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर सकते हैं। दूसरी चीज कि जो भी दस्तक आप लोग के पास था, जो भी आपको सुविधाएं थी, उन सुविधाओं का आप लोग लाभ उठा सकते हैं। ये सारी बातें किसके लिए हो रही हैं? अंग्रेजों के लिए। तीसरी चीज क्या बोली? तीसरी चीज ये बोली कि जो 37 गांव की जमींदारी थी कलकत्ता के आसपास, वो जमींदारी भी आप लोग खरीद सकते हैं। चौथी चीज बोली कि आप लोग कलकत्ता में अपना सिक्के बनाने का जो एक मिंट होता है, मुद्रालय बोलते हैं शायद हिंदी में, या जो भी बोलते हैं, उसको वहां पे आप लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। और इसी में यह भी फैसला किया गया कि पीछे जितना भी युद्ध हुआ, जो लड़ाइयाँ हुई, जो नुकसान हुआ, सिराजुद्दौला वो सारे नुकसान की भरपाई करेगा। लेकिन भरपाई की रकम जो है, रकम यहाँ पे फिक्स नहीं की गई थी, बल्कि ये कहा गया था कि नवाब जितना चाहे वो अपने हिसाब से दे सकता है, जो भी हर्जाना सही पड़ेगा। ठीक है। और लास्ट चीज जो इसमें फाइनल की गई थी वो ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसियों के चंद्रनगर पे हमला नहीं करेगी। और ये सारी चीजें नवाब सिराजुद्दौला को माननी ही पड़ेंगी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना उससे पीछे हट सकता है। दूसरी एक बात यह भी थी कि इतनी ह्यूमिलिएटिंग या बेइज्जती करने वाली संधि सिराजुद्दौला ने साइन क्यों की? वो एक अच्छी तरीके से चीजें हैंडल कर रहा था, शुरू में जिद पे भी था, जो अंग्रेजों की गलत जिद थी उसके सामने झुक भी नहीं रहा था, तो ये इतनी बेइज्जती वाली संधि क्यों साइन की? तो इसकी वजह ये थी कि पीछे इतना नुकसान हुआ युद्ध की वजह से, बंगाल की हालत खराब थी, और आम जनता जो बंगाल की थी वो भी अब उब चुकी थी इन सारी चीज़ों से। जो अधिकारी वगैरह थे वो सिराजुद्दौला का मजाक उड़ा रहे थे, चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। तो सिराजुद्दौला के पास समझौता करने के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं था, तो मजबूरी में उसे ये समझौता करना पड़ा। ठीक, ठीक है। हम्म। तो इस तरीके से ये सब मामला फिर से शांत हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे दिक्कत फिर से शुरू हो जाती है, एक नई कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है, जिसने वही दिक्कत वापस शुरू कर दी। वो क्या थी
कि चंद्रनगर में फ्रांसीसी मौजूद थे ना। और इस वक्त चंद्रनगर में जो उनका किला था, जो है डी ऑरियंस किला का नाम था फ्रांसीसियों का, यहाँ पे जो गवर्नर था फ्रांसीसियों का उसको बोला जाता मिस्टर रेनो। अभी भी फ्रांसीसी अंग्रेजों से डरे हुए थे, जैसा कि शुरू में डरे थे। वो नहीं पंगा लेना चाहते थे अंग्रेजों से, क्योंकि अंग्रेज बंगाल में मौजूद थे, फ्रांसीसियों के पास तो ले दे के चंद्रनगर ही मौजूद था। तो मिस्टर रेनो ने फोर्ट विलियम के गवर्नर को मैसेज भेजा। फोर्ट विलियम का गवर्नर कौन था? कल आपको नाम बताए थे, मैं भी आप लोग भूल गए हों। उसका नाम था ड्रेक्स। याद आया? नहीं याद आया? मिस्टर रेनो ने ड्रेक्स को मैसेज भेजा फोर्ट विलियम में कि देखो, मिलजुल के रहते हैं, शांति बनाए रखते हैं, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। ड्रेक्स भी जो है इस बात के लिए राजी हो गया कि ठीक है, फालतू का लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन दोनों की शांति जो थी, जो शांति का समझौता था, इसमें टांग अड़ाई तीसरे इंसान ने। और वो तीसरा इंसान कौन था? आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले ब्रिटेन से एक नेवी आई थी, नौसेना आई थी, किसके लीडरशिप में? वॉटसन, याद है? वॉटसन ने बोला कि ड्रेक्स और रेनॉ के बीच में जो समझौता हुआ है उसकी अहमियत मेरी नज़र में रत्ती बराबर नहीं है। ऐसा कोई समझौता मेरे लिए मान्य नहीं है, और फ्रांसीसियों से दोस्ती भी किसी कीमत पे कबूल नहीं है, बल्कि हम लोग चंद्रनगर पे हमला करने की तैयारी करेंगे। और वॉटसन ने चंद्रनगर पे मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी, और रॉबर्ट क्लाइव भी इसके साथ शामिल था। तो वॉटसन और रॉबर्ट क्लाइव ने फैसला किया, और फैसले के मुताबिक रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में, मार्च का महीना था आपका, फ्रांसीसियों के चंद्रनगर में जो किला मौजूद था, फोर्ट डी ऑरियंस, इस किले पे इन्होंने अटैक किया। फ्रांसीसियों की हालत ऐसी ही खस्ता थी, बेचारे डर रहे थे क्योंकि कमज़ोर थे। तो वही नतीजा भी आया, फ्रांसीसियों की यहाँ पे हार होती है, अंग्रेज़ यहाँ पे जीत जाते हैं, और चंद्रनगर अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ जाता है। और जैसे ही अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आता है, क्या चीज़? फोर्ट डी ऑरियंस, ये फ्रेंच वर्ड है ना, तो प्रोनाउंसिएशन में भी कंफ्यूजन हो, ये डी अलग है, ORLEANS किले का नाम है। तो चंद्रनगर अंग्रेजों के कब्जे में चला गया, इनका किला भी अंग्रेजों के कब्जे में चला गया, और जो बचे कुचे फ्रांसीसी थे वो तुरंत पहुंचे नवाब के पास, क्योंकि नवाबों से फ्रांसीसियों का अच्छा रिश्ता था, शुरू में ये बात बताए। तो नवाब ने भी बड़े दिल के साथ मुर्शिदाबाद में फ्रांसीसियों को पनाह दे दी, उनको रहने की इजाज़त दे दी। फिर अंग्रेज़ों ने भी इसके बाद ज़्यादा जो है हाथ पैर नहीं मारे कि ठीक है, फ्रांसीसी भाग गए, जिसके शरण में जैसे रहना है रहें, हमको कोई मतलब नहीं है, हमारे कब्ज़े में ये किला आ गया, काफ़ी है। ये सोच के वॉटसन और रॉबर्ट क्लाइव वापस लौटने का फैसला करते हैं। ठीक है, अब ये है आपका चंद्रनगर। अब चंद्रनगर से ये वापस जाने का फैसला करते हैं कहाँ पे? आपके मद्रास, बिल्कुल साउथ इंडिया में नीचे। सब बोरिया बिस्तर ये लोग बांध चुके होते हैं, अब एकदम वापस जाने वाले होते हैं बंगाल से। इसी बीच जो है जिन्न बन के प्रकट होते हैं आपके जगत सेठ और मीर जाफर। अब यहाँ पे खेला होने वाला है। जगत सेठ और मीर जाफर जो है पहुँचते हैं वॉटसन और क्लाइव के पास, और बोलते हैं कि अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं, इतना बढ़िया मौका है आप लोग के सामने और आप लोग भाग रहे हैं बंगाल छोड़ के। वॉटसन और क्लाइव ने बोला कि क्या है बढ़िया मौका, हमारा तो काम हो गया, फोर्ट डी ऑरियंस हमारे हाथ में आ गया, चंद्रनगर हमारे हाथ में आ गया, बाकी फ्रांसीसी जहां जाना है जाए, जहां मरना है जाके मरे, हमसे कोई मतलब नहीं। तो जगत सेठ और मीर जाफर यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आप लोग सिराजुद्दौला को यहाँ बंगाल की गद्दी से उतार दीजिए। आप लोग उसको बंगाल की गद्दी से उतारेंगे तो हम बदले में आपको 2.5 करोड़ रुपए देंगे। कितने? 2.5 करोड़।
2.5 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं उस टाइम पीरियड में। आप सोचिए कौन दे रहा है, जगत सेठ और मीर जाफर। इसी से अंदाजा लगाइए जगत सेठ जो थे उन लोगों के पास कितने पैसे थे। बाय द वे ये जो डील डायरेक्ट नहीं हुई थी, ये डील हुई थी कासिम बाजार की एक फैक्ट्री का चीफ था, मुखिया था, जिसका नाम था विलियम वॉट्स। उसके थ्रू हुई थी। नाम याद रखना चाहें तो कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं। बहरहाल, तो ये 2.5 करोड़ का ऑफर दिया गया क्लाइव और वॉटसन को। रॉबर्ट क्लाइव एक नंबर का मक्कार, जैसा कि हम पहले ही बताए, लोमड़ किस्म का आदमी था। वो जानता था कि जगत सेठ और मीर जाफर एक नंबर के लालची हैं और मीर जाफर नवाब बनने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने इनके ऑफर का कोई जवाब नहीं दिया। अंदर से लालच आ रहा था, एकदम खुश था, कूद रहा था अंदर से, लेकिन ऊपर से वो एकदम शांत, कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी से मीर जाफर को ये लगा कि कहीं ये लोग हमारा ऑफर ठुकरा के भाग ना जाएं। और बिना रॉबर्ट क्लाइव के कहे ही जगत सेठ ने और मीर जाफर ने ये 2.5 करोड़ की रकम को बढ़ा के कर दिया 2.80, 2 करोड़ 80 लाख रुपए। प्लस ये भी ऐड कर दिया कि सालाना 1.10 लाख कंपनी को अलग से देंगे ताकि वो अपनी सेना की देखभाल कर सके। प्लस 1 मिलियन पाउंड यानी कि 10 लाख पाउंड अलग से देंगे फोर्ट विलियम की, जो है, जो भी गड़बड़ी है, रिपेयरिंग करनी है, उसके लिए अलग से देंगे। प्लस 5 लाख पाउंड देंगे उन लोगों को जो फोर्ट विलियम में रह रहे हैं। कितना बड़ा ऑफर है बताइए। रॉबर्ट क्लाइव को जो चाहिए था वो बिन मांगे यहाँ पे मिल गया। और इस तरीके से दो ग्रुप में यहाँ फैसला हो गया। एक ग्रुप था आपका अंग्रेजों का, रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना चाहते थे, आसान भाषा में कहें तो बंगाल के गद्दार। ठीक है, ये फैसला हो गया आपका। दिन था आपका 4 जून 1757। दोनों ने सारी बात लिखी, पेपर पे लिखा, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, कैसे युद्ध होगा, युद्ध के बाद जीतने पे किसको क्या क्या मिलेगा, कौन सी पोस्ट मिलेगी, सारी चीज़ें डिसाइड हो गई पेपर पे। इसी बीच नवाब सिराजुद्दौला को कहीं से खबर मिलती है कि मीर जाफर जो कि हमारा कमांडर इन चीफ है, वो हमारे ही खिलाफ बैठ के षड्यंत्र रच रहा है अंग्रेजों के साथ मिलकर। अब एक कहानी यहाँ से बदल सकती थी। आगे जो दिक्कत आने वाली थी, जो बर्बादी आने वाली थी, वो यहाँ पे रुक सकती थी। और सिराजुद्दौला ने उसको रोका भी। सिराजुद्दौला ने तुरंत फैसला दिया कि मीर जाफर आज से कमांडर इन चीफ नहीं रहेगा, उसको उसके पद से हटा दिया गया। लेकिन दिक्कत कहाँ पे हुई? दिक्कत ये हुई कि जैसे ही ये 4 जून को फैसला हुआ था ना, अंग्रेजों ने हुक्म दे दिया था और अंग्रेजों की सेना निकल चुकी थी कलकत्ता से। ठीक है, ये है आपका कलकत्ता। ये एक रोड रोड मैप आप लोग देखिए, कुछ इस तरीके का ये पूरा नक्शा बनता है। ये है आपका कलकत्ता, यहाँ पे आपका मुर्शिदाबाद, ठीक है, यहाँ पे आपका है प्लासी, सिर्फ शॉर्ट में लिख रहे हैं। और ये आपकी नदी जो है हुगली यहाँ पे कही जाती है, दोनों ही सेम नदी है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। और वही नदी यहाँ पे कही जाती है भागीरथी। तो जैसे ही सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को हटा दिया कमांडर इन चीफ के पद से कि तुम हमको धोखा दे रहे हो, सिराजुद्दौला को खबर मिली कि कलकत्ता से अंग्रेजी फौज निकल चुकी है मुर्शिदाबाद पे हमले के लिए, यानी कि हमको मारने के लिए, हमारे खिलाफ लड़ने के लिए। सिराजुद्दौला के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि सेना में कोई कमांडर इन चीफ नहीं था। बिना कमांडर इन चीफ के कोई भी सेना युद्ध नहीं लड़ सकती। अगर आपके पास 4 लाख की सेना है और कोई बढ़िया कमांडर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को वापस बुलाया कि देखो, तुमने जो षड्यंत्र रचा, जो गलती की, हम माफ करते हैं तुमको, सेना में वापस आओ और अपनी गलती सुधारने का ये एक मौका है, मौका समझो और लड़ो मेरे साथ। ये एक सुइसाइडल एक्शन था सिराजुद्दौला का। उसने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी, उसने अपनी मौत यहाँ पे खुद लिख दी। बट बहरहाल बेवकूफ़ी थी उसकी, या वो समझ नहीं पाया हड़बड़ाहट में। सिराजुद्दौला की सेना में मीर जाफर की एंट्री वापस हो जाती है। अब कहानी समझिए।
कलकत्ता से सेना निकली आपकी और पहुंची कहाँ पे? प्लासी। प्लासी क्या है? प्लासी एक जगह है, ये भागीरथी के किनारे, मुर्शिदाबाद से थोड़ी सी दूरी पे प्लासी तक ही अभी सेना पहुंची थी। प्लासी इस जगह का नाम इसलिए पड़ा कि पलाश एक वृक्ष है, एक पेड़ है, वो पेड़ यहाँ पे बहुत ज्यादा पाए जाते थे। तो यहीं तक सेना पहुंची थी। इधर से नवाब की आर्मी भी निकली। नवाब की आर्मी जो निकली वो थी 70,000, प्लस इसके पास 50 कैनन थे। देखिए यहाँ लिखते हैं, नवाब की साइड यहाँ पे लिखते हैं। नवाब के पास सेना थी 70,000 प्लस 50 तोप थी उसके पास। वहीं अंग्रेजों की सेना कितनी थी? 3,000। अब यहाँ पे दुर्भाग्य वाली बात पता है क्या है? इस 3,000 की सेना को दो हिस्सों में बांटिए और इसमें अंग्रेज सैनिक मौजूद थे आपके 800 और भारतीय सैनिक मौजूद थे आपके 2200। इसीलिए जब मुस्लिम इतिहासकारों की आप बात सुनेंगे या जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से जो इतिहास लिखिएगा उसमें आप पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये जवाल का, पतन का, मुसलमानों की बर्बादी का एक ये भी कारण था और भारतीयों की बर्बादी का भी एक कारण था। जब देखिए अपना दिमाग लोग खो बैठेंगे, समझ बूझ खो बैठेंगे, तो बर्बादी लिखी है ना। ये बात हम कई बार आपको बताया कि भारत में जो हिंदू एम्पायर थे वो भी, जो इस्लामिक एम्पायर्स थे वो भी, उन सब की बर्बादी यही थी कि वो अपनी ड्यूटी से भाग गए। उन्होंने, उनके अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए, जो सोच होनी चाहिए, जो समझ होनी चाहिए, उससे वो भाग गए, अपने कर्तव्य से भाग गए, अपना फर्ज भूल गए। यहाँ पे भी अगर देखिए ये 2200 अगर भारतीय सैनिक अगर अंग्रेजों का साथ ना देके भारतीयों का साथ देते तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि क्या हुआ यहाँ पे। तो बहरहाल ये सेना आपकी 3,000 पहुंची प्लासी और 70,000 सेना आपकी नवाब की पहुंची प्लासी और दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। जिस दिन युद्ध शुरू हुआ वो डेट आपकी कौन सी थी? 23 जून। और भयानक गर्मी, बारिश का मौसम, जगह आपकी कौन थी? प्लासी। अब प्लासी जगह थी तो ये लड़ाई आपकी क्या कहलाई? बैटल ऑफ प्लासी। तो 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध की शुरुआत हो जाती है। इस युद्ध में शुरुआत में मीर जाफर, सिराजुद्दौला और उसके साथ जितने लोग थे ये सब शुरू में जीत रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे। मीर जैसे सिराजुद्दौला ने न क्या किया, सेना को बांट दिया अलग अलग टुकड़ियों में। कुछ सेना उसने अपने पास रखी, लगभग आधी सेना कमांडर इन चीफ को दे दी, 35,000 के आसपास मीर जाफर को दे दी, क्योंकि कमांडर इन चीफ के आदेश पे ही सेना काम करती है। इसके अलावा 5,000 सेना दे दी उसने राय दुर्लभ को, प्लस कुछ हजार सेना उसने दे दी लुतुफ को, यार लुतुफ या लुतुफ यार खान जो था उसको दे दी। दो लोग और थे, एक था मीर मदन और एक था मोहनलाल। ठीक है, मोहनलाल और मीर मदन ये दोनों बिल्कुल आगे लड़ रहे थे, एकदम सेना में सबसे आगे थे। इस तरीके से ये सारे लोग अलग अलग बटे हुए थे और पूरी अंग्रेजों की सेना को घेरे खड़े हुए थे और चारों तरफ से लड़ रहे थे। अब जाहिर सी बात है 3,000 की सेना को 70,000 की सेना के साथ लोगों ने घेरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कौन हारेगा? अंग्रेज हारेंगे, उनकी हालत खराब होगी। और यही हो रहा था, अंग्रेज एकदम हारने वाले थे। रॉबर्ट क्लाइव को इस बात का एहसास हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ने तुरंत सैनिकों को एक इनडायरेक्ट मैसेज भिजवाया कि हम लोग हारने की कगार पे हैं, किसी तरीके से आप लोग शाम तक ये युद्ध खींचिए, हारिएगा मत, बस किसी तरीके से खींचिए, शाम होते ही हम लोग वापस लौट जाएंगे कलकत्ता। युद्ध में, मतलब युद्ध को अधूरा छोड़ के रॉबर्ट क्लाइव अपनी हार मान चुका था अपने दिमाग में। लेकिन बड़ी गलती यहाँ पे क्या हुई, ध्यान दीजिएगा। महीना आपका क्या है? जून। जगह आपकी कौन सी है? बंगाल। बगल में आपके क्या है? बंगाल की खाड़ी। भयानक गर्मी, जमीन का तापमान एकदम जो है
हाईएस्ट लेवल पे होता है इतनी भयानक गर्मी में। जब तापमान बहुत ज़्यादा हो तो इसका मतलब वहाँ प्रेशर बहुत कम होगा, और जहाँ प्रेशर कम होता है ना, बारिश का चांस वहीं पे ज़्यादा होता है। ज्योग्राफी पता नहीं आप लोग पढ़े हैं कि नहीं, इसीलिए हर सब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड होता है, ठीक ना। होता क्या है देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोग समझिए। जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ही कम वहाँ पे प्रेशर रहेगा, दबाव उतना कम रहता है। साइंस वाले समझते होंगे, ज्योग्राफी जो पढ़े हैं वो भी समझते होंगे, जो नहीं समझते वो समझें। जितनी ज़्यादा गर्मी उतना कम प्रेशर, और जितनी कम गर्मी जितना कम टेम्परेचर उतना ज़्यादा प्रेशर, दबाव उतना ज़्यादा, ठीक है। अब जो बहाव होता है ना, प्रवाह होता है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि एक रूम है, उस रूम में 50 लोग ठूसे हैं आपने, और उसी के बगल में एक रूम है जिसमें 10 लोग हैं। दोनों रूम आपने लॉक किया है, 50 वाले भी उसी में ठूसे हुए हैं, गर्मी में एकदम दबाव बना हुआ है, और 10 वाले भी, वो भी आपने रूम लॉक किया है, वो आराम से उसमें एकदम फैल के बैठे हुए हैं। तो आप क्या करते हैं, दोनों रूम को खोल देते हैं, जिसमें 10 लोग हैं उसको भी, जिसमें 50 लोग हैं उसको भी खोलेंगे। तो जैसे ही खोलेंगे 50 वाले में से तुरंत आधे लोग या बहुत सारे लोग किसमें घुस जाएंगे, 10 वाले में, क्योंकि उसमें जगह ज़्यादा थी, प्रेशर कम था। यही चीज़ ज्योग्राफी में भी होता है, ज़्यादा प्रेशर से चीज़ें जो बहती हैं वो कम प्रेशर की तरफ जाती हैं, और कम प्रेशर कहाँ है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप समझिए कि ज़मीन पे, बंगाल की ज़मीन पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर आपका कम है। और समुद्र का पानी क्या है, उतना गर्म नहीं है जितना कि ज़मीन है। आप छत पे एक बाल्टी रखिए और आप उसमें पानी रखिए, ठीक है, और आप आधे घंटे बाद जाइएगा, आप पाएंगे कि आपकी ज़मीन पानी की तुलना में ज़्यादा गर्म होगी उतनी ही देर में। तो यही चीज़ यहाँ पे होती है, ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म थी, प्रेशर वहाँ पे कम है, यहाँ पे पानी उतना गर्म नहीं है, प्रेशर ज़्यादा है। तो जैसे ही यहाँ की गर्मी बढ़ी ना, हवाएं तुरंत इधर बहना शुरू हुई, और हवाएं जब समुद्र से बह रही हैं तो वो अपने साथ भाप लेके आती हैं। भाप लेके आने का मतलब क्या है कि आगे चल के बारिश होगी। और इतनी भयानक गर्मी थी, और उस गर्मी का नतीजा ये हुआ कि दोपहर होते ही एकदम भयानक किस्म की बारिश शुरू हो गई। भयानक किस्म की बारिश को इंग्लिश में बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। तो भयानक किस्म की बारिश शुरू हो गई। इस बारिश ने खेल पलट दिया। रॉबर्ट क्लाइव की जो हार मन में थी, उस हार ने कहानी बदल दी। जब बारिश शुरू हुई तो सिराजुद्दौला के पास 50 तोप थी, याद है ना। लेकिन सिराजुद्दौला की गलती ये थी कि उसने कोई तैयारी नहीं की थी कि अचानक बारिश हो जाएगी, बारिश का मौसम है, तो हम अपनी तोपों को, अपने सामानों को कैसे बचाएंगे बारिश से, कोई तैयारी नहीं की। बहुत बड़ी मिस्टेक। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव पूरी तैयारी करके आया था। बारिश का फायदा हुआ इसको। जैसे ही बारिश हुई, रॉबर्ट क्लाइव ने सारा जो है, जो भी चीज़ रही होगी उससे सारी चीज़ों को कवर कर दिया, कुछ नुकसान नहीं हुआ। और फिर रॉबर्ट क्लाइव ने ऑब्जर्व किया, देखा कि सिराजुद्दौला ने तो कोई तैयारी ही नहीं की, और उसका सारा सामान, सारा तोप, सारा बारूद सब बर्बाद हो गया। तो सिराजुद्दौला के जो मन में हार थी, वो हार जीत में परिवर्तित हो गई, और घमासान युद्ध यहाँ से शुरू हो जाता है। बाजी तुरंत पलट जाती है। जो भारतीय भारी थे अंग्रेजों पे, उल्टा हो जाता है। यहाँ पे अंग्रेज मजबूत हो जाते हैं, भारतीय कमजोर हो जाते हैं। और दिक्कत तब ज्यादा हुई कि बारिश रुकने के बाद मीर मदन, जो कि बिल्कुल आगे से लड़ रहे थे ना, मीर मदन तुरंत अंग्रेजों की सेना में घुस जाते हैं एकदम जोश में कि किसी तरीके से इनको हराएं। और जैसे ही अंग्रेजों की सेना के बीच में जाके वो लड़ना शुरू करते हैं, अंग्रेजों की आर्मी के सामने वो टिक नहीं पाते हैं, और मीर मदन वहीं पे मर जाते हैं, डेथ हो जाती है। अब जो इंसान आगे से लड़ रहा है, पूरे सेना का नेतृत्व कर रहा है, अगर वही मर जाए तो सेना का मनोबल गिर जाता है। और यही हुआ, मीर मदन की डेथ के बाद सेना का मनोबल गिरा, सेना कमज़ोर होने लगी। और सेना का मनोबल गिरते ही सिराजुद्दौला का मनोबल और उसकी हिम्मत भी टूटने लगी। उसने तुरंत सारे इंपॉर्टेंट लोगों को अपने पास बुलाया और बोला कि अब क्या किया जाए। यहाँ पे मीर जाफ़र को अपना मौका वापस देखा, और मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को एडवाइस दिया, सलाह दी कि देखिए नवाब, यहाँ पे रुकने की ज़रूरत है नहीं, हमारी सेना हार जाएगी, एक काम करिए आप यहाँ से भागिए।
नहीं तो आप भी मारे जाएंगे। एक खास बात यह भी थी कि फ्रांसीसी इसमें सिराजुद्दौला की मदद कर रहे थे क्योंकि इसी की शरण में रुके हुए थे। बट फिर भी मीर सिराजुद्दौला की सेना कमज़ोर पड़ रही थी और मीर जाफ़र की एडवाइस पे सिराजुद्दौला ने युद्ध का मैदान छोड़ने का फैसला कर लिया। ये भी एक बड़ी गलती थी। अगर सिराजुद्दौला यहाँ पे हिम्मत दिखाता, रुक जाता, तो शायद बंगाल की कहानी कुछ और होती, मीर जाफ़र की कहानी कुछ और होती और बंगाल बचा रहता, अंग्रेज भी भारत में शायद टिकते नहीं। बट ऐसा नहीं हुआ। सिराजुद्दौला ने बिना सोचे बेवकूफ़ी भरा फैसला लिया और युद्ध का मैदान छोड़ के भागने का फैसला कर लिया। अब जैसे ही वो युद्ध का मैदान छोड़ के गया तो सामने कौन बचा आपका? मीर जाफर बचा। और दूसरी तरफ कौन बचा? अंग्रेज में रॉबर्ट क्लाइव बचा। तो अब रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर आपस में तो लड़ेंगे नहीं क्योंकि उन लोगों का तो समझौता हुआ था। जैसे ही सिराजुद्दौला गया, मीर जाफर और क्लाइव ने युद्ध बंद कर दिया और दोनों जो है खुशियां सेलिब्रेट करने लगे। और वहीं दूसरी तरफ सिराजुद्दौला भागा भागा पहुंचता है मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद जाके जितना भी इम्पोर्टेंट सामान वगैरह पैसे वैसे थे सब लिया उसने, पैक पैक किया और पैक करके वो वहां से जाने का फैसला करता है, कहीं और जाने की बात करता है। लेकिन वो भी कहीं और पूरी तरीके से गया नहीं था। रास्ते में एक जगह है राजमहल, यहीं पे वो आराम के लिए रुकता है क्योंकि लंबा लंबा सफर होता था तो वो लोग जगह जगह खेमा लगा के रुकते थे। तो 3 दिन बाद वो राजमहल में रुका। यहाँ पे कोई किला वगैरह था, वहीं पे सोचा कि अब आराम करेंगे, बाद में निकलेंगे। तो वहीं पे आराम कर रहा था, रात का वक्त था और रात में अचानक एक लालटेन लिए हुए एक भिखारी आता है। उस भिखारी का नाम था शाहदाना। इस भिखारी ने देखा लालटेन की रोशनी में कि ये तो सिराजुद्दौला है, ठीक है ना, सिराजुद्दौला को आराम करते हुए देखा था, शायद हम मीर जाफर बोल दिए थे, बहरहाल। तो सिराजुद्दौला को आराम करते हुए उस भिखारी ने देखा कि ये तो राजमहल में छुपा हुआ है और वहां मीर जाफर और अंग्रेज मारने मरने की प्लानिंग कर रहे हैं सिराजुद्दौला को। तो इस भिखारी ने तुरंत मीर जाफर को मैसेज भेजा कि जिस दुश्मन को तुम ढूंढ रहे हो वो तो यहाँ बैठा है, उसको आके निपटाओ जो करना है। क्योंकि इस भिखारी को शायद कुछ पर्सनल खुन्नस था, कुछ दुश्मनी थी सिराजुद्दौला से, पता नहीं क्या था एग्जैक्ट नहीं मालूम। तो जैसे मीर जाफर को पता चला कि वो राजमहल में बैठा है, मीर जाफर ने अपने दामाद जिसका नाम था मीर कासिम, मीर कासिम को हुक्म दिया कि तुम राजमहल जाओ और सिराजुद्दौला को कैद करके मुर्शिदाबाद वापस लेके आओ। जितना सामान सोना चांदी लेके गए ना वो सब के सब वापस लेके आओ। तो मीर जाफर के हुक्म पे मीर कासिम राजमहल पहुंचा। राजमहल पहुंच के उसने सिराजुद्दौला को कैद किया और कैद करके मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला को जेल में डाल दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है क्योंकि मीर जाफर को तो नवाब बनना था। मीर जाफर ने एक सुपारी दे के, कॉन्ट्रैक्ट किलर होते हैं ना, पैसे लेके लोगों को मारने वाले लोग होते हैं ना, उस टाइम पे भी ऐसे लोग मौजूद थे। तो ऐसा ही एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था जिसका नाम था मोहम्मदी बेगम। अरे बेगम कह रहे हैं, वो इंसान था, फिर इंसान कह रहे हैं, मर्द था, दिमाग नहीं काम कर रहा। मोहम्मदी बेगम जो है एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था। उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को उन्होंने पैसे दिए, मीर जाफर ने पैसे दिए कि सिराजुद्दौला जेल में है और जेल में ही चुपचाप उसका काम तमाम कर दो। मोहम्मदी बेगम को पैसे मिले, पैसे मिलते ही वो जेल पहुंचा और जेल में जाके उसने जो है सिराजुद्दौला का मतलब मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया। इस तरीके से सिराजुद्दौला की यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। दूसरी एक बात यह भी है कि मोहम्मदी बेगम के साथ मिल के जिसने काम किया था मुख्य रूप से, उसका नाम था मीरान। अब ये मीरान कौन है? मीरान आपके मीर जाफर का बेटा था, ठीक है। तो इस तरीके से मीरान, मीर जाफर का बेटा, मीर कासिम जो कि मीर जाफर का दामाद था, और खुद मीर जाफर, ये तीनों मिलके सिराजुद्दौला को साइड करते हैं अंग्रेज़ों की मदद लेके और खुद अब बंगाल की गद्दी पे नवाब के तौर पे शासन करने के लिए तैयार होते हैं। इस तरीके से आपके प्लासी की लड़ाई खत्म हो जाती है।
कहानी ख़त्म करने से पहले एक इंटरेस्टिंग, यहाँ पे इंटरेस्टिंग नहीं, एक फनी सा और वाहियात सा जोक सुनिए। जोक नहीं बल्कि सच है ये। मीरान जो कि मीर जाफ़र का बेटा था, और मीर जाफ़र दोनों को एक लड़की से प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम था लुत्फ़ुन निशा। ये लुत्फ़ुन निशा सिराज की बीवी थी, सिराजुद्दौला की, और बला की खूबसूरत, एक वर्ड आता है ना, अटरली ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत थी, मतलब देख के कोई भी दीवाना हो जाए। इतनी खूबसूरत थी कि मीरान और उसका बाप मीर जाफर दोनों इसके प्यार में एकदम पागल हो गए कि हमको चाहिए, हमको चाहिए। इसी पे लुत्फुन निशा ने एक बड़ा फेमस एक कटाक्ष किया, एक लाइन बोली थी कि आफ्टर राइडिंग एलिफेंट आई एम नॉट रेडी टू राइड ऑन डोंकी। हिंदी में अगर इसका अनुवाद किया जाए तो लुत्फुन निसा ने मीरान और मीर जाफर को जवाब देते हुए ये कहा कि हाथी की सवारी करने के बाद मुझे तुम जैसे गधों की सवारी करने का कोई शौक नहीं है। तो ये मुंह पे ना बोलने वाली बात थी, प्रपोजल को उसने रिजेक्ट किया। बहरहाल इस तरीके से मीर जाफर बंगाल का अगला नवाब